हेलो 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 हाय गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 2-3 दिन से लेक्चर रीस्केड्यूल हो रहा था और फाइनली मैं ले रहा हूँ 6 बजे। रात के टाइम कुछ इशू हो रहे थे, लेक्चर्स नहीं हो पा रहे थे, बट यस माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट एंटायर ईएफएम। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अभी हम कंप्लीट कर देंगे। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो, क्या है आपके हाल चाल? बताइए। नमस्कारम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नेहा, अलावत। हेलो बेटा। एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप के चैट्स वगैरह तो थोड़े बंद रहते हैं, फिर भी अब शेयर कर दीजिएगा जितने भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं हमारे वहां सभी जगह। यस, गुड इवनिंग। तो चलिए बेटा, कुछ पार्ट लिखवाना था आप लोगों को, तो सबसे पहले वो पार्ट लिखवा देता हूँ और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इनकम हमारा पूरी तरीके से हो चुका है, बस उसमें जीडीपी डिफ्लेटर बताना है और इन्फ्लेशन का फॉर्मूला वो मैं आपको बड़े आराम से अब भी कवर करवा दूंगा। जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन का एक तो वो हो जाएगा। सेकंड, ये चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड के 2 क्वेश्चन है वो। और चैप्टर नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी का जो राइटअप है वो थोड़ा सा लिखवाना था। तो पहले राइटअप लिखवा देते हैं। मोबाइल देना। ओके। ईमेल की फाइनल फाइल इसमें है, फॉर्मूले सारे। हेलो बच्चा लोग। तो सेशन नहीं हो रहे थे, उसके पीछे रीजन बस यही था। सेशन नहीं हो रहे थे बीच में 2-4 दिन से, उसके पीछे रीजन यही था। मेरा रात का टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बच्चे और कुछ स्पेकुलेट करें इससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ठीक है बच्चों, अभी मैं आप लोगों ने एक बार फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जितने भी हैं फॉर्मूले लिखते जाइए। आपके पास एक फॉर्मूला शीट थी, आई रिमेम्बर। उसी फॉर्मूला शीट को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, ये हमारी फॉर्मूला शीट चल रही थी। पेज 6, पेज 7, 8 यहाँ तक हो गया। पेज 10 हो गया। पेज 11 पे थे। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर फॉर्मूला लिखिए। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर 1/1 माइनस marginal propensity to consume plus V, and V stands for propensity propensity to import, import की propensity। तो बेसिकली जो m की इक्वेशन दी रखी रहती है इंपोर्ट की, उसके अंदर y से पहले जो परसेंटेज है दैट इज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इसका क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर में जरूर देख लेना। 1/1 माइनस एम पी सी प्लस वी, 1/1 माइनस एम पी सी प्लस वी, वी स्टैंड फॉर प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हाँ, ट्रेड डेफिसिट भी हमने बता दिया बेटा।
इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बता दिया है हमने। अच्छा, अब आइए बेटा चैप्टर नंबर 2 पे, पेज नंबर 12। पेज 12 आप कंटिन्यूएशन में लिखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स में सबसे पहले आएगा M1। M1 कैसे निकलेगा बेटा? करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ऐड करिएगा इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, ऐड करिएगा इसके अंदर अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। ये बन गया आपका M1। अच्छा, M2 कैसे निकलेगा बच्चों? सर M2 में हमको लेना पड़ेगा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। M3 कैसे निकलेगा? M3 के अंदर आपको लेना पड़ेगा M1 प्लस टोटल डिपॉजिट, सॉरी, प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड दैट टू नेट। और M4 कैसे निकलेगा? M4 निकलेगा M1 लेने का, सॉरी M3 लेने का, उसमें ऐड करने का टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो M1 निकलेगा करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। नेट डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है? टोटल डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 कैसे निकलेगा? M1 के अंदर आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स ऐड कर दीजिए। M3 कैसे निकलेगा? M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट ऐड कर दीजिए नेट वाला, और M4 निकलेगा M3 और टोटल डिपॉजिट। बेटा इसके अंदर M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड है, लेकिन उसमें बहुत कम कंपोनेंट है, इसलिए वो नैरो मनी है, नैरो मनी है। और बेटा M4 मोस्ट लिक्विड, सॉरी लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विडिटी इसी में। मिट जा रहे भाई, लीस्ट लिक्विड। और M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। गुड इवनिंग विशाल, हेलो बेटा हेलो। ये हो गया। अब रिजर्व मनी निकालना सीखते हैं, पेज 13। ठीक है, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी मेथड 1, करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक,
अगर कोई बच्चा इसे रिकॉर्डेड देख रहा है तो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 2x पर देखिएगा, 1.5x पर देखिएगा राइट अप वाला पार्ट। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा बैंकर्स डिपॉजिट, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, ऐड करेंगे अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। मेथड टू लायबिलिटी अप्रोच, मेथड टू लायबिलिटी अप्रोच, सॉरी ये लायबिलिटी था, एसेट अप्रोच। आरबीआई's claim towards गवर्नमेंट, ऐड करेंगे आरबीआई's claim toward कमर्शियल बैंक, ऐड करेंगे आरबीआई's claim towards commercial sector, RBI's claim towards government करेंसी लाइबिलिटी, ऐड करेंगे आरबीआई के फॉरेन एसेट, लेस करेंगे आरबीआई की नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी। दोनों अप्रोच अलग है। नेक्स्ट, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, पेज 14। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे करेंसी विद पब्लिक, M1 ही बनाना है जिसको NM1 बोलेंगे, प्लस करेंगे नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, ऐड करेंगे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इससे मुझे मिल जाएगा NM1।
फिर इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, यानी एफडीज। एफडीज आना नहीं चाहिए था, एफडीज आ रहा है न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में। शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल या उसके भीतर। इससे मुझे मिल जाएगा NM2 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 2। ठीक है, आगे फिर इसके अंदर ऐड करेंगे फोन बज रहा है ऐसा लग रहा है। मानसी, ऐड करेंगे कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। मानसी, 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 तो फोन बज रहा है, फोन बज रहा है मानसी का। फोन बज रहा है मानसी का, अरे फोन बज रहा है। कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, इससे मुझे मिल जाएगा बेटा NM3। NM3 से L1 पे जाने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं M3 से M4 पे जाने के लिए करता था। ऐड करेंगे टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इससे मुझे मिल जाएगा L1 लिक्विडिटी एग्रीगेट 1। अब इसमें ऐड करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड रीफाइनेंसिंग वाली इंस्टीट्यूशंस। टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ऐड करेंगे टर्म बोरोइंग by financing institution and certificate of deposit। इससे मिल जाएगा मुझे L2। और मुझे एक ही चीज़ ऐड करनी है, NBFCs।
इसके सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। नो आइडिया, एज ऑफ नाउ नो आइडिया। As of now, no idea. I don't have any idea, Aditya Ranjan. I'll talk to an academy about it. But as of now, I don't have any clarity. Sorry about that, but नहीं है सो नहीं, अभी क्या करें। पेज 15, लास्ट पेज। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। इसके क्वेश्चन करेंगे अभी हम। और एक इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। तो कुछ कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन ही रह गए हमारे, आराम से हो जाएंगे। बढ़िया है। चलिए, क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, वो कर लेते हैं। इतने फॉर्मूलेस तो आप लोगों ने लिख लिए हैं। इसकी रेम को तेज करवाना पड़ेगा, रेम।
देखें, आ जाइए। द टेबल बिलो शोज द नंबर ये आ गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बैठ सकता है। उसके अलावा आईसीआई के क्वेश्चन रन थ्रू कर लेंगे, बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। सर आपकी ईएफएफ की पीडीएफ या प्ले मिल जाए? हाँ अब मिल जाएगी, अब ये लास्ट लेक्चर है ना, उसमें डल जाएगा तो मिल जाएगा सब। ठीक है, ओके। द टेबल बिलो शोज द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस wheat एंड क्लॉथ इन टू कंट्रीज। कमोडिटी दे रखी है आपको, कमोडिटी दे रखी है क्लॉथ और व्हीट, कंट्री दे रखी है एक्स और वाई। एक यूनिट बनाने के लिए कंट्री एक्स में 4 घंटे लगते हैं क्लॉथ के लिए, और 1 घंटा लगता है कंट्री वाई में एक क्लॉथ बनाने के लिए। व्हीट बनाने के लिए कंट्री एक्स में 2 घंटे लगते हैं और यहाँ पे 2.5 घंटे लगते हैं। ऐसे कंपेयर नहीं होगा, हमें कंपेयर करने के लिए पर आवर कितना आउटपुट निकाल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे पर आवर। पर यहाँ पर पूछ रहे हैं कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमें कंपेयर करना है अगर प्रोडक्टिविटी तो हमें देखना पड़ेगा आउटपुट पर आवर कितना आ रहा है। तो जैसे कंट्री एक्स के अंदर देखिए, एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना तैयार हो जाएगा, 1/4.25। कंट्री वाई के अंदर टाइम लग रहा है 1 घंटा बनाने के लिए, तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 यूनिट। कंट्री एक्स के अंदर वीट बनाने के लिए 2 घंटा लग रहा है, तो पर आवर कितना, 1/2, आधा किलो बन जाएगा या आधा यूनिट बन जाएगा। सिमिलरली कंट्री वाई के अंदर 0.4 बन जाएगा। ये तो हो गया, ऐसे कंपेयर करते हैं, पर आवर की प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ती है, इस तरीके से कंपेयर होता है। वी कंपेयर इट बाय कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी पर आवर। We compare it by calculating productivity per hour. Which country has absolute cost advantage over wheat? अब देखिए, wheat की बात करें तो 1 घंटे में कंट्री एक्स 0.5 यूनिट बनाती है और कंट्री वाई 0.4 बनाती है। तो कंट्री एक्स का है wheat के ऊपर एडवांटेज, कंट्री एक्स हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ wheat। विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर क्लॉथ? क्लॉथ का एडवांटेज कंट्री वाई के ऊपर है, कंट्री वाई हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर। If there is trade, which commodity should be produced in which country? अगर ट्रेड हो रहा है तो वीट प्रोड्यूस होना चाहिए एक्स में और क्लॉथ होना चाहिए वाई में। ठीक है, ये भी कवर हो गया। इफ देर इज ट्रेड विच कंट्री शुड प्रोड्यूस वॉट, बता दिया, मैंने आपको बता दिया। वॉट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है बस इतना देख लो बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है जरा ध्यान देना। हमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम ये बनाना और तुम्हें बोला तुम ये बनाना। अभी हम कंट्री एक्स की बात करते हैं, 1 घंटे में वो चाहे तो 0.25 क्लॉथ बना सकती है या फिर 0.5 वीट बना सकती है। अब अगर उसको वीट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो कितने क्लॉथ का सेक्रीफाइस हो रहा है, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 क्लॉथ इज इक्वल्स टू 1 वीट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 क्लॉथ इज इक्वल्स टू 1 वीट। यानी एक वीट बनाएंगे, हमें वीट बनाने का बोला गया ना, एक वीट बनाएंगे तो 0.5 क्लॉथ का सेक्रीफाइस होगा। सिमिलरली कंट्री वाई के केस में देखिए, 1 घंटे में या तो मैं 1 क्लॉथ बना सकता हूं या तो 0.4 वीट बना सकता हूं। मुझे तो क्लॉथ बनाना है तो क्लॉथ को इधर ही रहने दीजिए, 0.4 वीट का सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो आप नहीं बना रहे वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सेम अगला क्वेश्चन भी है। अगला देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल gives you output capacity of two product in two country, 1 unit of product require, कंट्री पी कंट्री क्यू दे रखा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दे रखा है। तो देखिए कंट्री पी को प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 8 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में 0.125 यूनिट बनाएंगे। प्रोडक्ट बी बनाने में 9 घंटा लगता है, तो 0.1111 यूनिट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 8 घंटा लगता है, तो सॉरी 12 घंटे लगता है, तो 1 घंटे में 0.083 यूनिट बनाएंगे। और बेटा यहां पर बनेगा 0.33 यूनिट। अब बताइए अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ए की, तो 1 घंटे में कौन ज्यादा बना सकता है, ये, ठीक है, दोनों कंट्री में से देखा जाए तो। और प्रोडक्ट बी की बात करें तो ये, तो लो भैया, प्रोडक्ट ए पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है कंट्री पी का, और प्रोडक्ट बी के ऊपर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है कंट्री क्यू का। तो कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, आपको इस तरीके से प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, पर आवर का आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। Is it theory of absolute cost advantage applicable? Yes, theory of absolute cost advantage is applicable. If your answer to part 2 is affirmative, यानी कि yes बोल रहे हो आप, नहीं, this is not RTP बेटा, RTP is not yet discussed. RTP and everything will be discussed next month once they come. No idea. Yet not discussed, but out of two, one subject I am going to take. Either costing or FM. Mostly costing I am going to take. दो सब्जेक्ट एक साथ मैनेज होने में तकलीफ जाती है, फिर एंड में क्या हो जाता है, एंड में सबका मैराथन फास्ट ट्रैक सब एक साथ आता है, फट जाता है थोड़ा। यस, May 23 का देख सकते हैं, पर अभी आएगा पूरा स्पेशल क्लास पे रिवीजन आने वाला है, पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछेंगे इफ द ट्रेड टेक प्लेस, कौन सी कंट्री ने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो भैया प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करना चाहिए कंट्री पी ने, और कंट्री क्यू ने प्रोडक्ट बी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए, तो बहुत सिंपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना बहुत सिंपल है। बात करते हैं बेटा कंट्री पी की, या तो वो 0.125 ए बनाएगा, या तो 0.11 बी बनाएगा। जब उसने ए बनाने का डिसाइड किया है, तो 1 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.125 को उधर भेजो, 0.11 डिवाइडेड बाय 0.125 बी, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.88 B। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी नहीं क्या? इन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 0.11 यूनिट ऑफ ए फॉर 0.125 ऑफ बी, ऐसे लिख दिया है इन्होंने। इन्होंने सॉल्व नहीं किया, जबकि सॉल्व ऐसे कर सकते थे, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और दूसरा कंट्री क्यू के लिए बात करते हैं। 0.083 ए इज इक्वल्स टू 0.33 बी। तो अभी बी की वैल्यू निकालो, 0.0833 ये आ जाएगा 0.252। उन्होंने एज इट इज लिख दिया है, मेक्स नो सेंस। उन्होंने इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करी, उन्होंने बस इसको इक्वेट कर दिया है, बोले ऐसे इक्वेट कर दो। अरे सॉल्व तो करना चाहिए ना, तुम ए बना रहे हो तो बी की वैल्यू निकालो। खैर, ये वाला क्वेश्चन फिर बढ़िया है, यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट किया, प्रॉपरली सॉल्व किया। ओके, अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट। जीडीपी डिफ्लेटर के भी क्वेश्चन इजी है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। ये देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, एक सितंबर, बोला तो गया टेंटेटिव डेट। जीडीपी डिफ्लेटर, आइए जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, मिल जाएंगे मॉडल में। क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इन 2019 नॉमिनल जीडीपी 600 बिलियन, नॉमिनल जीडीपी 6000 बिलियन है, और रियल जीडीपी है 3500। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100, ये आ जाएगा 171.42। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर ऐसे निकल गए। ये देखिए यहां पर आप लोगों को इलस्ट्रेशन दे रखा है पेज नंबर 1.8 के ऊपर। क्या बोल रखा है बच्चों यहाँ पर? फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर इन इंटरप्रीटेड 2014, 15, 16, 17, 18 और 2019 का भी डेटा दे रखा है। बेटा आपको हर साल का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दे रखा है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 से आपको जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। 800 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100 से 123.08 आएगा। 1100
50 डिवाइडेड बाय 800 से ये आ जाएगा। सिमिलरली आपको हर साल का जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। अब जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से हम बता सकते हैं कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइस कितना बढ़ा है। यानी बेस ईयर के कंपैरिजन में 2015 में 23% प्राइस राइज हुआ, 2016 में 43% प्राइस राइज हुआ, 2017 में 36.84% प्राइस राइज हुआ, ठीक है, 2018 में 30.25% राइज हुआ। अच्छा, अब मेरे को अगर ईयर ऑन ईयर निकालना है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इन डिफ्लेटर ऑफ नेक्स्ट ईयर 123.08 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर इनटू 100 से आपको मिल जाएगा बेटा 23.08% महंगाई बढ़ी है। अगर मुझे इसके बाद वाले साल का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ नेक्स्ट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। इससे मेरा अगले साल की महंगाई पता चल जाएगी। 143.75 माइनस 123.08 इंटू 100, 143.75 माइनस 123.08 डिवाइड 123.08 200, 16.79% महंगाई। उसके बाद वाले साल का अगर मुझको निकालना है तो 130.25 माइनस 136.84 डिवाइडेड बाय 136.84 इंटू 100। बेटा आंसर माइनस में आ रहा है इस बार, महंगाई गिर गई है -4.8%, माइनस में आ रहा है आंसर। तो इस तरीके से बेटा आप हर साल का इन्फ्लेशन भी निकाल सकते हैं। मधुरम मधुरम मथुराधिपति। एक तारीख से कहा गया है, 1 सितंबर से, मोस्ट प्रोबली, लेट्स सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज 3000 एंड 4700। नॉमिनल इज 3000 एंड रियल जीडीपी इज 4700। जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा? 63.8। महंगाई गिर गई है, बेस ईयर के कंपैरिजन में महंगाई गिर गई है बेटा। लेस देन 100 मतलब महंगाई गिर गई है, बहुत बढ़िया बेटा। सिंपल था। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है। रियल जीडीपी है आपका 450 और बेटा इंडेक्स दे रखा है 120। 450 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 540 आंसर आ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये समझा क्या आपको?
आगे बढ़ते हैं। सपोज द नॉमिनल जीडीपी ऑफ कंट्री इज 600 करोड़। नॉमिनल जीडीपी इज 600 and the price index of base year is 100. Now let the nominal GDP increase to 1200। ये क्या बकवास है? नॉमिनल जीडीपी 1200 और प्राइस इंडेक्स है 110। क्या बकवास है? तो ये पुराने बारे में क्या बोलने की जरूरत थी भैया? वो बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी 1200 है और आपका डिफ्लेटर 110 है, तो बताइए रियल जीडीपी कितना आएगा? ये तो बहुत सिंपल है, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। आंसर आ रहा है 1090.90। ठीक, चलिए बस यही था बेटा मेन। तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से जीडीपी निकालने के लिए बोला, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला, और दोनों से आंसर अलग आ रहे हैं। कायदे से दोनों के आंसर अलग नहीं आने चाहिए थे, पर दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं, क्या कर सकते। एनीवेज नेवर माइंड, जो भी है बेटा, अभी हम पूरा इसे कंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पर। अब और कोई क्वेश्चन है नहीं मॉड्यूल में। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पर। और अभी अगली क्लासेस जो है वो स्पेशल क्लासेस में होगी मोस्टली। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ब्लैकआउट वीक आ रहा है, ये पहले से प्री प्लान था। ब्लैकआउट वीक आ रहा है, पहले से प्री प्लान था। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है अधिकांश लेक्चर स्पेशल क्लासेस में। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।